चैप्टर 13 दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आज बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी बोल रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कोई न्यू एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। ये एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासेस में भी आपने देख रखा है क्या। पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको, ठीक। सबसे पहली चीज यहाँ ये है कि एक आपको यहाँ पे पॉटेड प्लांट दिख रहा है। कई बच्चों की क्वेरी होती है कि अगर हम किसी प्लांट को गमले से निकाल लें, सॉइल से डिटैच कर लें, उसकी जड़ें उखाड़ दें और तब अगर हम यहाँ पे उसके लीफ के हाफ पार्ट को KOH में डिप करके रखें, ठीक है। तो KOH में अगर हम यहाँ पे डिप करके रखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्या। आपने मोस्टली देखा होगा एक और एक्सपेरिमेंट है इसी सीरीज में, जो कई बच्चों ने तो करके भी देखा होगा। जो आप करते क्या है, प्लांट के हाफ पार्ट को, मतलब प्लांट के लीफ के हाफ पार्ट को आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था। वो एक्सपेरिमेंट तो बच्चे ऐसे खेल खेल में भी करते हैं। तो उसको इसलिए किया जाता है पॉटेड प्लांट में क्योंकि ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट में आपका एफर्ट क्या है, क्या प्रूव करना चाहते हैं आप। यहाँ पे ये अब जैसे शुरू से अभी तक जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो उसमें आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, मैंने वही यहाँ पे बताया है आपको। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कुछ बहुत मैंने नया या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखा दिया आपको। मैंने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट लिखी थी वो वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज कर रहे हैं, मतलब प्लांट्स यूज कर रहे हैं, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, ये सारी रिक्वायरमेंट हैं। तो वन बाय वन करके प्रूफ भी यही करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब आप समझ ही रहे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमें देखने हैं कि एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करके देख रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। बस ये बेसिक सी बात है, कुछ नया और स्पेशल इसमें नहीं है। तो सबसे पहली क्वेरी जो आपके दिमाग में चल रही होगी, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस KOH। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई इज द KOH सॉल्यूशन यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, हमें कुछ और भी मिल सकता था, किसी और भी चीज का हम इस्तेमाल कर सकते थे, तो यहाँ पे KOH को ही इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। कोई आंसर किसी बच्चे का इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मैम CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, वेरी गुड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आप समझ जाइए एक तरीके से दुश्मन है। दुश्मन बोलने का क्या मतलब है, इसको जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा ये उसको वहां से खींच लेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक है। तो किसी ये वही है KOH जिसको कॉमन भाषा में, मतलब साधारण लैंग्वेज में आप लोग कॉस्टिक पोटाश बोलते हैं, ठीक है, वही है ये, ठीक है। तो आपने ये सॉल्यूशन यहाँ पे रख रखा है और आपने ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी हुई। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये एयर टाइट है। ये पता चला आपने यहाँ पे क्लिप लगाया और मतलब यहाँ पे एयर के आने जाने की फैसिलिटी है, तब तो वैसा क्लियर हो नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ पे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो आपने सेटअप बना के रखा है और ये लीफ जो आपके पास कंप्लीट लीफ जो अवेलेबल है, तो इसमें से हाफ लीफ जो है ये सनलाइट में है और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी में है। मतलब इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल सकता है। लेकिन KOH डालने के बाद इसी लीफ के आधे पार्ट के पास हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि इसका जो हाफ पार्ट है ना, इसको किसी भी कीमत पे अब आगे, अभी तक तो जो मिला सो मिला, आगे अब किसी भी कीमत पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने देना है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हाफ पार्ट को तो एज यूजुअल, मतलब हाफ पार्ट जो है वो नेचुरल है, उसमें कहीं से कोई इंटरप्शन डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने हाफ पार्ट को क्लिप करके
ये नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपने इस चीज की गारंटी करी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड हम मिलने भी नहीं देंगे, और अगर कहीं है भी तो उसको कंप्लीटली यहाँ से खींच लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आप इसको कुछ घंटों तक सनलाइट में रहने देते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसको वहां से इस लीफ को डिटैच करके, डिटैच मतलब आप उसमें से उसको अलग कर लेंगे, स्पॉटेड प्लांट से आप इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग करने के बाद फिर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे इस बात को आपको चेक करना है कि अगर इतने पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो क्या हुआ। तो आपको ये बात यहाँ पे पता चलेगी कि जो दो पार्ट आपने यहाँ पे रख रखा था, दो टुकड़े में जो आपने इसको डिवाइड करके रखा हुआ था, तो जो ग्रीन पार्ट आपने नॉर्मल, दोनों ही ग्रीन ही है, यहाँ पे हमने किसी को ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया है, जिस पोर्शन को हमने यहाँ पे एयर में ऐसी फ्री छोड़ रखा था, वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है किस चीज के लिए, कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ, इस पार्ट में, इस पोर्शन में जैसे ही फोटोसिंथेसिस होना चाहिए था वैसे ही हुआ, यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव करीड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ अ लीफ, नॉट कंप्लीट लीफ, यहाँ पे कंप्लीट लीफ को हमने, ऐसा नहीं है कि KOH में डिप भी नहीं बोल सकते, मतलब उसको पैक करके KOH होना चाहिए बस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो containing some KOH soaked cotton which absorbs कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। while the other half is exposed to air, the setup is then placed in light for some time. On testing the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf, क्या मतलब है इसका, किसको exposed बोला जा रहा है, tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या बोलने का मतलब है, यानी अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो पार्ट जिसको आपने एयर में रहने दिया था, यहाँ पे स्टार्च है। व्हाट इज स्टार्च, बायोमोलिक्यूल्स, उसके जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज। ठीक है, वेरी गुड, ग्लूकोज का है, किसका है, ग्लूकोज का ग्लूकोज। पॉलीमर है। तो बनाना क्या है इसको, जो डे वन आपने ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देख रखा है, उसमें आप कर क्या रहे हैं, यही काम तो आप कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, तो इसमें आपने क्या किया है, आपका तो एम ही था ना कि आपको क्या करना है, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे ये खुले फॉर्म में तो ये रखिएगा नहीं, ग्लूकोज को जब आप जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो आपने ये भी सीख रखा है कि स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन इस लीफ में होगा जो यहाँ पे फ्री एयर में अवेलेबल है, और जो यहाँ पे पैक है उसके अंदर अब कोई स्टार्च नहीं मिलना, और ये जो है ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आपने जब इस स्पॉटेड प्लांट को रखा था सनलाइट में, तो जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली वहां से खींच लिया गया, वहां पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ दो बातें हैं, पहली बात ये कि आपने दिया क्या, दूसरी बात ये कि आपने जो नहीं दिया उससे क्या हुआ। मेरी बात समझ आ रही है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि एज इट इज आपने पॉटेड प्लांट को रहने दिया, आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ फेरबदल नहीं करी। ऐसा तो है नहीं इस बेचारे को जितना पानी मिल रहा था आपने उसमें कोई दिक्कत कर दी, नहीं, एज इट इज है। बाकी का पूरा पार्ट जो है जैसे नेचुरल एयर में होना चाहिए था वैसे ही है। सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो पार्ट ऐड किया गया, इसका मात्र हाफ पोर्शन ऐसा है, इसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही ऐसा है जिसको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन इस लीफ के आधे हिस्से ने ये बात तो क्रिस्टल क्लियर कर दिया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर द
फेनोमेना ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड देना है तो स्टार्च बनेगा, नहीं देना है तो नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, और ये मॉल्स एक्सपेरिमेंट है, मॉल साहब ने इसको क्लियर किया है, मतलब ऐसा सेटअप तैयार करके किया था सबसे पहले। करने का तो काफी लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और 10th के लेवल से ही अगर टीचर सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके सिखाना है कि कैसे करना है। अब जैसे मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात बोली है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, मैंने बोला ये हाफ पार्ट जो लीफ का है इसको ऐसा यहाँ पे तैयार करना है कि एयर टाइट होना चाहिए, और इस जार के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भी कीमत पे एयर नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि कल ये सेटअप बना के तैयार करके आप बच्चे रखेंगे, मैं देखूंगी सब वीडियो ऑन करके शो करेंगे मुझे बच्चे। सबसे ज्यादा आपका दिमाग खराब यही होगा, हम इसको एयर टाइट करें तो करें कैसे। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का सेटअप जो है वो भी सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इनिशियल लेवल से ही अगर आपको टीचर कराना स्टार्ट करते हैं तो ये सारे इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत छोटी क्लासेस से बच्चे इसको कर रहे होते हैं। बट आप भूल चुके थे तो मैंने आपको एक बार यहाँ पे रिकॉल करा दिया, ठीक है। कुछ नया मैंने आपको नहीं सिखाया है, जो बच्चे भूल चुके थे उनके लिए काफी नया है। लेकिन नया होने के साथ साथ अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको इसमें कौन सी दो बातें सीखनी है। पहली बात कि आप जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे आपने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को क्लियर है? बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, और ऊपर में आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में एज इट इज जो है इसको बना लीजिएगा जब आपको टाइम मिले क्लास ओवर होने के बाद। हालांकि मैंने तो आपको समझाया है बायोलॉजिकली कि आप आराम से रिलैक्स होकर सोया कीजिए, और सुबह उठने के बाद ही लेट नाइट पढ़ने का वैसे भी कोई फायदा है नहीं। आपका नर्वस सिस्टम वैसा रिस्पॉन्स करेगा नहीं जितना अच्छा अर्ली मॉर्निंग में करता है, ठीक है। तो कहने की बातें होती हैं कि रात भर जग के पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो ये क्या है आपका KOH एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते ही बच्चे यही हैं। एक्सपेरिमेंट प्लांट। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। हो गया ये? यस मैम। चलिए, अब ये एक्सपेरिमेंट देख के क्या क्या याद आ रहा है किस किस बच्चे को, बताइए मुझे। मैम दैट आयोडीन था। इसमें आपने सिंपल सा क्या किया था, आपने एक मैम लीफ, मिडिल पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर किया था। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने इसको 2 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए, या कुछ किताबों में लिखा होता है 4 आवर्स के लिए, कुछ किताबों में सनलाइट लिखा में होता रख है देते हैं। हाँ जब तक सनलाइट अवेलेबल है तब तक आपने रहने दिया उसको, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि उसके बाद उसके बाद आयोडीन टेस्ट करते हैं। सोल्यूशन में डिप हाँ, उसके बाद करते जब थे। आप इसका टेस्ट करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जिसको आपने प्रॉपर एक्सपोजर दिया था सनलाइट के लिए, वो क्या था वहां पे, फोटोसिंथेसिस को उतने पार्ट ने परफॉर्म किया, और दूसरे पार्ट जिसको आपने ऐसे ही छोड़ रखा था, ब्लैक पेपर से कवर कर रखा था,
उसने वहां पे परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा ये भी एक्सपेरिमेंट है ये। तो आपने दो एक्सपेरिमेंट, एक ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और ये जो है ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब एक और ही, मैं ये ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि आपके बुक में जो इमेज है ना उससे ही वो क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इसका, है ना। तो उस इमेज की ही हेल्प लेते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, एक 0 लेवल का डायग्राम आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत टफ डायग्राम, बहुत आसान है, बहुत इजी सा है। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट है ये, प्रिस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट है, उनको उसको देख रहे हैं हम लोग। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है काफी आसान, काफी इजी सा है। आप मतलब किसी छोटे बच्चे से भी पूछिए ना, वो भी आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है ना 2 मिनट तक ऑब्जर्व करने के बाद कायदे से बता देंगे कि अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में होना क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है। एक आपको इसमें बेल जार जो है, जो मतलब जिसमें कहीं से भी एयर के पास इन होने की फैसिलिटी नहीं होगी, वैसे बेल जार का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट की खासियत क्या है कि प्रिस्टले साहब ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में उन्होंने ऐसा सेटअप किया, तैयार कर लिया और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म कर लिया। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का पूरा सेट है। ये एक पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद एक दूसरा सेटअप उन्होंने तैयार किया, मतलब ऐसे कर करके इसको उलट फेर करके देखते रहिए। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को समझिए, जो दिख रहा है वही है, उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले बेल जार में जब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेटअप ए जो है आपके पास यहाँ, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि एक माउस है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे क्या है, कैंडल है जो यहाँ पे बर्निंग कंडीशन में। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू टाइम, यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल जो है ये भी बुझ गया है, और ये जो माउस भी माउस मर है गया है। इसकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको सोचा जाए तो एक बात समझ आती है। जैसे ये तो बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, घर में ऐसा नहीं होता कैंडल जल रहा होता, आपने एक ग्लास लिया और ग्लास को ले जाके उसको ऊपर से कवर कर दिया, तो बुझ नहीं जाता वो। यस मैम, वे बिकॉज ऑफ नो एयर। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आग लगती है तो लोग उसमें पानी डाल रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा, डेमो देख के भी टेलीविजन में भी बता रहे होते हैं, कई लोग बता रहे होते हैं, कहते हैं कि पानी मत डालो, पानी डालने से तो ऐसा भी हो सकता है कि वो और ज्यादा क्या हो जाए, फैल जाए। सीधा उसको ऐसा करो कि ढक दो किसी चीज से, तो उसको कवर कर दो, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई चीज बर्न हो रहा है, कहीं पे भी अगर कोई चीज जल रही है, तो इसका मतलब है कि उसको खुद के जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। जितना बढ़िया उसको ऑक्सीजन अवेलेबल कराएंगे उतना बढ़िया जलेगा वो। ठीक है, तो आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि सबसे अच्छा इसको क्या कर दो, ऑक्सीजन की कनेक्शन से कट कर दो, यही काम तो करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो बुझ जाता है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, किसी को जैसे कोई जल रहा है, कुछ हो रहा है, तुरंत कपड़े से उसको लपेट दिया जल्दी से, तो आग बुझ जाती है। तो ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्न हो रहा है, ये जो कैंडल जो बर्न हो रहा है यहाँ पे, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये बेल जार जो आपने फर्स्ट वाले ए कंडीशन में जो पैक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक और बात भी तो नजर आ रही है कि कुछ टाइम में दोनों ने अपना अपना कंज्यूम कर दिया। इसको भी चाहिए ऑक्सीजन, माउस को भी जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब बचपन से आज तक कभी आपने ऐसा तो पढ़ा नहीं है कि ये माउस जो बेचारा एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, जो आप इसको बिल्कुल पैक कंडीशन में रख दीजिए और ये जिंदा रहे, ऐसा तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं आज तक, है ना, होता भी नहीं है, ये भी पता है आपको। फिर आपने क्या किया, मतलब प्रिस्टले साहब ने सबसे पहले किया, आप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये दो एज इट इज जैसे थे सेटअप ए में, जो चीजें हैं वही है यहाँ पे, नो डाउट। बट उसमें आपने क्या किया है, ऐड कर दिया है क्या, यहाँ पे एक प्लांट को आपने ऐड कर दिया है, पॉटेड प्लांट को आपने ऐड कर दिया है। इससे क्या हुआ, मेंटेन हो गया सब कुछ। मेंटेन हो गया बोलने का क्या मतलब है,
अब ये प्लांट जो है ये आराम से यहाँ पे क्या करेगा, O2 जो है ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करता रहेगा। अब यहाँ से जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये कैंडल भी लेगा, माउस भी लेगा। अब ये कैंडल भी यहाँ पे बर्निंग में भी CO2 रिलीज करेगा और ये माउस भी CO2 रिलीज करेगा। फिर क्या होगा, उसी CO2 का यूज जो है ये प्लांट करेगा, तो ये भी खुश, प्लांट भी हैप्पी, ये दोनों मतलब एक ऑर्गेनिज्म और ये कैंडल जो है ये भी हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साइकिल जो है वो चलने लगा प्रॉपर ढंग से, जैसे चलना चाहिए वैसे यहाँ पे चलने लगा। तो इससे भी क्या यहाँ पे प्रूफ होता है, आपको ये बात समझ आती है कि अच्छा ये प्लांट अपना जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा करके पूछूं आपसे, बोलने का क्या मतलब है, इससे क्या प्रूफ होता है। मैं स्टेटमेंट ए दे रही हूँ आपको कि the phenomena of photosynthesis requires carbon dioxide. Statement 1 is this, and statement 2 is the evolved gas in the phenomena of photosynthesis is oxygen. दोनों में से कौन सा सही है, सोचिए। मैम एक बार रिपीट करिए। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने ऐसा बोला कि ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है इसमें फोटोसिंथेसिस का जो परफॉर्मेंस है उसको अपने परफॉर्मेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने उल्टा कर दिया, ये फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है उसमें प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस को ही इवॉल्व करते हैं। अब आया समझ में? यस मैम। समझे? यस मैम। तो क्या दोनों में से सही कौन सा होगा? मैम दोनों ही तो सही है। दोनों सही है, लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा है? सेकंड वन। फिर से बोलिए। सेकंड वन। हाँ, रीजन ये है कि पहले से ही आपने इसमें जो माउस है और कैंडल है उसको आपने प्लेस करके रखा हुआ था, प्लेस करके रखा हुआ था। अभी जस्ट आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो अब बचा क्या, बचा ये कि हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना में जो स्टार्च है वो फॉर्म होता है, मतलब ग्लूकोज जो बन रहा है उसको जब ऐड किया जाएगा तो ऐड करने के बाद बनना क्या है, ऑब्वियस है, जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वहां पे रिलीज होगा दैट इज ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन ही रिलीज होता है, ये कैसे प्रूफ होगा? तो ऑक्सीजन ही रिलीज होता है, ये ऐसे प्रूफ होता है कि आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि अगर आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो आपने क्या किया, शुरू में तो उन दोनों बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया, जाओ जितने दिन तक जी सकते हो जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, पता चला दोनों की डेथ हो गई, फिर आपने एक नेक्स्ट सेटअप स्टार्ट किया, उसमें एक प्लांट को आपने प्लेस कर दिया उसके अंदर। तो बैलेंसिंग हुई कैसे, इसका मतलब दोनों को जीने के लिए जो गैस चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, उसको उस पौधे से मिल रहा है, उस प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेस्ले साहब का जो एक्सपेरिमेंट है ये यहाँ पे साफ सीधी सी ये बात प्रूफ करता है कि यहाँ जो इवॉल्व गैस है दैट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही यहाँ पे रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, एक या दो स्टेटमेंट मैं लिखूंगी क्योंकि इनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान सा है, जैसा एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है ऐसा भी मैं नहीं बोलूँ कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है तो ये पॉइंट ऐड कर लेना है, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो ऐसा इसको मेंशन किया जाता है, इनका कंप्लीट नेम है जोसेफ प्रिस्टले। इनका स्पैन है 1733 टू 1804।
काफ़ी अर्ली टाइम है क्योंकि प्लांट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा डिले होना तो बनता ही नहीं है। अब किया इन्होंने 1770 में से, ठीक है। रिवील्ड, रिवील्ड मतलब शो किया द essential role of air in the growth of green plants and, जो मैंने स्टेटमेंट बोला मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस is evolved during the phenomena of photosynthesis. During the phenomena of photosynthesis. तो ये प्रिस्ले साफ का एक्सपेरिमेंट है, नाम याद रखना है इनका। सबसे बड़ा और चैलेंजिंग जॉब क्या है? फोटोसिंथेसिस में सारा फेनोमेना समझने के बाद तो आपको जरूर समझ आएगा। दिक्कत कहाँ आती है? जब छोटे मोटे जो ये नेम रख रहे हैं ना, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक। और क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल किया है, यहाँ पे बर्निंग कैंडल का यूज किया है, माउस का यूज किया है, बेल जार लिया है, और लास्ट में जो लास्ट वाला जो सेटअप यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या किया है, एक प्लांट को भी प्लेस कर दिया। बस इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये भी काफी आसान है, बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है। इसको भी ऐसे भी लैब में क्या होता है कि एक प्रॉपर ग्लास जार होता है, जार तो नहीं बोल सकते, पैक होता है कंप्लीटली, ठीक है। उसके अंदर आपने हाइड्रिला मैम पहले वाला स्लाइड एक बार दिखा अच्छा, देंगे? हाँ ये भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान सा है। हाइड्रिला जो है, इसको आपने देखा होगा, ठीक है। तो हाइड्रिला में बहुत छोटे 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 लीव्स होते हैं।
तो नॉर्मली जब आप इसको देखते हैं, मतलब जिस ग्लास जार के अंदर ये रखा होता है, जब ऐसे नॉर्मली शेडी एरिया में पड़ा होता है तब तो ठीक है। जैसे ही आप इसको उठा के ले जाके सनलाइट में प्लेस करते हैं, सनलाइट में प्लेस करने के बाद वाटर जो है यहाँ पे, उसमें आपको बहुत सारे ऑटोमेटिकली बबल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बबल कहाँ से आएगा? बबल तो तब बनेगा ना, या बबल फॉर्मेशन तो तब होगा ना जब वहां पे कोई ना कोई गैस होगी। तो ये एक बहुत ही आसान आसान सा 0 लेवल का एक एक्सपेरिमेंट है, जिसको कि इंगेन वॉस एक रिसर्चर हैं, उन्होंने प्रूफ करने का काम किया था। तो अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको हाइड्रिला बोला तो हाइड्रिला ही आपको एग्जाम में लिखना है। एक्चुअली जब भी इनके एक्सपेरिमेंट को लिखा जाता है तो उनकी एक्सपेरिमेंट में हमेशा एक्वाटिक प्लांट लिखा होता है। तो आपका मन करे तो आप वेलिस्नेरिया शो कर सकते हैं उसके बदले में, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप डार्क में इसको ले जाके रखते हैं, तब यहाँ से वैसे स्पीड के साथ एयर बबल्स रिलीज नहीं होंगे। लेकिन जब आप इसको सनलाइट में प्लेस करेंगे, तो इसको सनलाइट में प्लेस करने के बाद क्या होगा, इसमें से बहुत सारे एयर बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एयर बबल्स के निकलने का क्या मतलब है कि अच्छा आप समझ जाएंगे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैस यहाँ से इवॉल्व होनी चाहिए वो ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है सबको? एक स्टेटमेंट लिख दूं मैं इसमें? इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? आवाज जा रही है? बीच बीच में रिप्लाई करते रहेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm clear. चलिए एक स्टेटमेंट लिख लीजिए इसके लिए। Performed is experiments by using aquatic plant, जो पानी में रहेगा, aquatic plant। स्टेटमेंट 1 तो ये हो गया। हुआ क्या इसमें? तो सिंपल सी बात ये है कि aquatic plant so that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green parts of the plant। ठीक है, उसके चारों तरफ जो एयर बबल है बहुत ज्यादा उनको दिखने लगा। While in the absence of sunlight, absence of sunlight, they did not। चलिए हो गया, ये इतनी सी बात थी इसमें।
तो ये किनका एक्सपेरिमेंट है? एयर बबल वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये इंगेनहॉज है, इनका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे एक और, इससे पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट जो है उसका मैं जो आपको बता दूँ और समझा भी दूँ, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो सेल चैप्टर में भी सीखेंगे आप, वहां भी देखा होगा आपने, और उससे पहले भी क्लोरोप्लास्ट को 9th क्लास में भी आपने सुन रखा है। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबको पता है कि ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी यही करेगा। मतलब जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही सोलर एनर्जी को अपनी तरफ ट्रैप करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे जूलियस वोन शेस का नाम आता है, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने एक बात ये बताई कि ठीक है सब कुछ तो प्रूफ किया जा चुका है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी प्रूफ होनी बाकी है कि आखिर ये प्लांट करते क्या है। फोटोसिंथेसिस जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, या फोटोसिंथेसिस का जो ये फेनोमेना कर रहे हैं, उस फेनोमेना के थ्रू ये क्या प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं, किस चीज को बनाने का काम कर रहा है। तो एक्चुअली में ये जो फोटोसिंथेसिस का फेनोमेना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो प्रोडक्ट तो आपने शुरू से सीख रखा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन के बाद बनेगा क्या? तो स्टार्च बनेगा। तो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला? ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च इन ग्रीन प्लांट्स या इन प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट आपको आया नहीं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जूलियस वोन शेस का नेम जो है वो लिख देना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे स्टार्ट करके ऐसे लिख लीजिए। देखिए, जूलियस वोन provided evidence for production of glucose during the growth and photosynthesis of plants। मतलब ये स्टेटमेंट है किसका? अगर आपसे इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है तो बस आपको नेम याद रखना है। ये भी बात है कि अगर आपके दिमाग में क्वेरी आए, क्योंकि आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि जो सारे एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, बस उसके रिगार्डिंग आपको नेम ही याद रखना और कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया, दैट इज ग्लूकोज इज यूजुअली stored as starch. Glucose is usually stored as starch in plants as their reserve food. As their reserve food. उनका रिजर्व फूड के तौर पे क्या रहेगा? तो ये रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये प्लांट जो हैं ये ग्रीन सब्सटेंस कैरी करने का काम करते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल है कहाँ? तो ये क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में है। ठीक है,
जूलियस वॉन शेस also दैट, इन्होंने ये भी प्रूव किया, ये अभी जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो दिखाया मैंने आपको, जूलियस वॉन शेस also proved that the green parts in plants that is chlorophyll is located in the chloroplast is responsible for trapping of solar energy. चलिए, हो गया, ये दोनों चीजें याद रखेंगे इनके नेम के अंदर। एक और चीज में ऐड कर सकते हैं, विच लीड्स टू, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा तो क्या होगा, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन green plants. यहाँ तक तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत एक आएगी आपको, इनका नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक आपने कौन कौन से नेम सीखे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. Written. चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है, हाँ मैं ये बोल रही थी, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं, बट नेम जो है वो ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको ये KOH एक्सपेरिमेंट कराया, जहां आप क्या प्रूफ कर रहे थे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो जिस पार्ट में आप कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जाने दे रहे थे वहां पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होगा। देन आपने ये स्टार्च एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, कैसे टेस्ट किया था, इसका ब्लैक पेपर से आपने कवर किया गया था, इसको आप बोलते हैं ब्लैक पेपर टेस्ट। उसके बाद आप प्रिस्टले साहब के एक्सपेरिमेंट को सीख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपने दो बातें लिखी हैं। पहली चीज ये है कि जो एयर का रोल है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, और दूसरी बात ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या सीखा, ये सेटअप तो जरूर है, बट ये किसके लिए है, इंडियन हॉर्स साहब का एक्सपेरिमेंट है। और जो इन्होंने क्या किया है, एक्वाटिक प्लांट का इस्तेमाल किया। कहीं ऐसा ना हो कि एक्वाटिक की जगह एग्जाम में आप ज़ेरोफिटिक लिख के आ जाए, ज़ेरोफिटिक लिख के आएंगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्वाटिक भी अभी आपको जो छोटी छोटी बातें लग रही हैं, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म होंगे आगे जाके। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ भाई इस पूरे फिनोमेना में क्या हो रहा है, यहाँ से कोई गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एयर बबल्स जो है वहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब आप इसको डार्क प्लेस में ले जाकर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। तो प्रिस्टले साहब का नाम आया, उसके इंडियन हॉर्स का नाम आया, फिर अभी अभी जस्ट आपने किनका नाम सीखा है, जूलियस बोन शेस का नाम सीखा है। इनका नाम होना भी इसलिए जरूरी है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात प्रूव करी। ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार मैं बताऊंगी, और एटलीस्ट याद तो आपको हो ही जाए।
इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे 5 रुपए के जो मोटे वाले सिक्के आते हैं ना, या ऐसे नॉर्मल कॉइन भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इस बंच को देखिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा बंच है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपने कॉइन्स को अरेंज करके यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं लग रहा है ऐसा कि बहुत सारे जो बंद करके आपने यहाँ पे क्या किया हुआ, इसको अरेंज करके रखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके 1 यूनिट का नाम क्या है, तो इसके 1 यूनिट, एक यूनिट, ओनली अ सिंगल यूनिट इज थैलाकॉइड। क्या नाम है इसका? थैलाकॉइड नेम। Thylakoid. हाँ, और ये जो पूरा स्टैक बना के आपने रखा हुआ है, इसको अरेंज करके जो ऊपर से जैसे कैसे बोरियां अरेंज करके रखी जाती है, बड़ी बड़ी जो बोरियां होती है दुकानों में, तो एक जो स्टैक यहाँ पे बना उसको हम ग्रैनम बोलते हैं। तो सबको क्या बोलेंगे? ग्रैना बोलेंगे। ये यहाँ पे जिसके अंदर ये सारी चीजें फ्लोट कर रही है, तैर रही है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? स्ट्रोमा है। याद रखना है, मजे की बात ये है कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में फ्लूइड का नेम चेंज होता है, उसका खुद का भी नाम बदलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ रहे हैं तो स्टोमा हो जाता है, एक प्रॉपर सेल का जब आप पढ़ते हैं तो साइटोप्लाज्म हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है। बदल रहा है ना नाम यहाँ पे, है ना? सबका वैसे वैसे क्या होता है, नेम भी बदलता चला जाता है, नाम भी जो है सबका अलग अलग होता चला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आगे जाके, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास 2 मेम्ब्रेन अवेलेबल होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होता है और इसके पास एक क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? एक एक पार्ट का, इसके एक एक पार्ट का, इवन कि आप ये भी सीखेंगे। और एक और चीज है जो ये कई बार, जब भी आप प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा फेनोमेना जो है उसको आगे बढ़ा रहे होंगे, तो कई बार क्या होगा, आप पढ़ाई करते करते ये सीखेंगे कि इस फेनोमेना में इसके ग्रैनम का यूज किया जा रहा है। कई बार आप ऐसा सीखेंगे इसके थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन का यूज किया जा रहा है। कुछ ग्रेडियंट हम लोग ऐसा सीखेंगे कि ये जो थैलाकॉइड है इसके ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है। कुछ फेनोमेना आप क्या सीखेंगे कि ये जो दोनों को जोड़ने का काम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टैक और दूसरे स्टैक को ना एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ पे जोड़ रहा है, दिख रहा है ना? ये सब कुछ जगह जगह से जोड़ने का काम कर रहा है। किसी फिजियोलॉजी का जो साइट है वो आप क्या पढ़ेंगे, इसको स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं हम लोग, स्ट्रोमा लैमेला कर रहा है। तो इस वजह से भी जितनी बार भी ये डायग्राम और डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जब जब जिक्र आता है तब तो मैं बच्चों को क्या करती हूँ, ये बताना स्टार्ट कर देती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको सीखना चाहता है। ठीक है, अब एक और 0 लेवल का काम है, पहले मैं आपको शो करके पूछती हूँ कि आपको क्या दिख रहा है, आप खुद ही अभी आंसर करेंगे। देखिए, एक व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग आपने बहुत कराया होगा लैब में, प्रिज्म से। ये दिख रहा है सबको? नजर आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म भी किया होगा नॉर्मली भी, ग्लास प्रिज्म लेके अगर आप विंडो के ग्लास के पास खड़े हो जाते हैं, विंडो ओपन करके जहां से धूप आ रही हो वहां खड़े हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो रेनबो के जितने कलर्स है वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपको टाइल पे, फर्श पे, दीवारों पे वो आसानी से इजीली स्कैटर्ड फॉर्म में दिखता है। देखा है आपने? मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. तो ये इसको देखा है कभी आपने परफॉर्म करके? Yes, ma'am. देखा है। देखिए, यहाँ पे सवाल ये उठता है जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, क्या अगर नॉर्मली एक स्केल देखिए और मैं आपको बोलूं कि ये वाली जो लाइन है वो किधर जाएगी, तो यहाँ जो डॉटेड लाइन है आप वही ड्रॉ करेंगे ऑब्वियस।
लेकिन जैसे आप यहाँ पे मीडियम चेंज करते हैं तो इसका क्या होगा, यहाँ पे डेविएशन हो जाता है। लाइन रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। डेविएशन होने के बावजूद भी एक और स्पेशल काम यहाँ पे होता है, क्या, इनका जो कंपोनेंट है, मतलब कि व्हाइट लाइट की जो बीम है, एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट आपको नजर आता है, तो उस व्हाइट लाइट में जैसे आप रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, आपने देखा होगा बारिश वारिश के सीजन में रेनबो फॉर्मेशन। अब आप बिल्कुल कड़ाके की गर्मी पड़ रही है या बारिश की बूंद का नामो निशान नहीं है, तब आप रेनबो ढूंढना स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ी होगा, नहीं। आपने कभी नोटिस किया है, ध्यान दिया है आपने? देखिए मैं आपको एक चीज शो करती हूँ। मैम उसमें व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। वाटर ड्रॉप को जब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, जो क्या है, ड्रॉप ऑफ वाटर है, जिसको कहते हैं ना मोटे तौर पे ये एक प्रिज्म का शेप देता है मोटे तौर पे, ठीक है। तो बाहर यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर जब है तो सन का तो काम है, लाइट तो उससे एमिट होगा ही होगा, लेकिन व्हाइट लाइट तो जाना जरूर है यहाँ से, लेकिन रिलीज होते वक्त क्या होगा, यहाँ से लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं वहां पे, तो जिसकी वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब मैं तो फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रही, बट मैं इतना लेक्चर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक बात समझानी है कि ठीक है, बचपन से आज तक आप पढ़ते आए हैं कि सनलाइट जरूरी है, सनलाइट चाहिए, सनलाइट आप देंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम इस व्हाइट लाइट के भी कंपोनेंट्स को तोड़ के ध्यान से देखते हैं, देन व्हाट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट। यहाँ पे लाइट के जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे आपको जो वायलेट से लेके और रेड कलर तक आपको जो यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में, टूटे हुए फॉर्म में आपको ये नजर आ रहा है, तो इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब इसको चेक कैसे किया जाए, तो चेक करने का एक ही तरीका है कि हम करते क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल का जो एल्गा है उसको उठा के लेके आते हैं, ठीक है। अब जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी, ठीक है, आप देख भी लीजिए, हालांकि तो प्लांट किंगडम को पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्लैडोफोरा पढ़ाया था। तो क्लैडोफोरा को जब आप देखेंगे तो क्लैडोफोरा की स्पीशीज को क्या किया गया, ये क्लैडोफोरा है, और ऐसे भी आपको नेक्स्ट फॉर्म में भी नजर आ जाएगा, ये क्लैडोफोरा है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इन क्लैडोफोरा को क्या किया गया, एक एरोबिक बैक्टीरिया वाले सस्पेंशन में इसको डुबो के रख दिया गया, छोड़ दिया गया। और फिर क्या किया गया, मतलब इसको कहाँ रखा गया, जो एक्चुअल अगर मैं बताऊं आपको तो इसको वहीं कॉपी करती हूँ मैं, देखिए ये क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं इसको यहाँ करती हूँ, इसको इधर कर दूं, किसके इधर, ये जो स्कैटर्ड लाइट है ना, स्कैटर्ड लाइट के प्रेजेंस में इसको रखा गया। तो स्कैटर्ड लाइट के प्रेजेंस में जब इसको रखा गया तो क्या देखा गया, देखा गया कि ये क्या कर रही हैं, जो एल्गा जो है, मतलब एल्गी, एल्गा एक है और इसकी कॉलोनी हो जाएगी तो एल्गी हो जाएगी। तो ये सब के सब जो बैक्टीरिया है, मतलब ये नहीं, बैक्टीरिया की भी कॉलोनी है वहां पे। तो ये सबसे ज्यादा जिस कलर को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं वो ब्लू और रेड लाइट, मतलब ब्लू ये नीचे वाला और रेड जो है वो ऊपर वाला, इस लाइट को यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस का,
इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब हर एक लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होता है। जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। कभी आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पे जो स्टॉप सिंबल है वो हमेशा रेड कलर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर रुकना है तो रेड लाइट, डेंजर साइन है तो रेड लाइट, खतरे का निशान है तो रेड लाइट, किसी चीज़ को रोकना है तो रेड लाइट। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली द रेड लाइट हैज़ द और द रेड कलर हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। इसका बहुत बड़ा यूज़ और इस्तेमाल जो है हम लोग इस फोटोसिंथेसिस टॉपिक में भी करने वाले हैं। तो ये जो आप क्या करते हैं यहाँ पे, आपने जो उसको यहाँ पे प्लेस करा है, तो सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉलोनी है वो कहाँ पे आपको दिखेगी? ब्लू और रेड लाइट के पास। इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको और ज़्यादा बातें समझ आएंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसमें कंटिन्यूएशन आगे कर लीजिए। अब यहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट किसका है? एंगलमैन का है। किनका है? TW एंगलमैन का है। कर लीजिए ऐसे। प्रिज्म, इन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल किया टू स्प्लिट white light into its components। मतलब व्हाइट लाइट को अगर आपको इसके कंपोनेंट में तोड़ना है तो और क्या यूज कीजिएगा? प्रिज्म यूज कीजिएगा, है ना। इसके बाद लिखिए replaced ग्रीन, और लग गया तो एल्गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्गा। एल्गी जैसी होगा तो प्लूरल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम नाम बता रहे हैं। क्लैडोफोरा। अब कल को जाके आपसे नीट का ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंगलमैन ने किस एल्गी का यूज किया आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए? एगर, क्लैडोफोरा, कारा। तो किसको टिक करेंगे आप? क्लैडोफोरा को। ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा इन सस्पेंशन एरोबिक बैक्टीरिया। He observed that the bacteria accumulated mainly in the blue and red light of the split spectrum। आगे जाके इसका यूज करना है हमें, क्योंकि सबका वेवलेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अब जाके यहाँ पे क्या होगा? क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ठीक है, एक्चुअल में ये क्या दिखाना चाह रहे हैं
कि फोटोसिंथेसिस में आखिर जो क्लोरोफिल जो फेनोमेना आप मतलब क्लोरोफिल जो पिगमेंट आप देख रहे हैं, तो पूरे फोटोसिंथेसिस के फेनोमेना में किस स्पेक्ट्रम में सबसे अच्छा काम कर रहा है, यही ये दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका एक डायग्राम है। फर्स्ट मैं आपको शो करती हूँ एक रफ डायग्राम, डायग्राम भी बोल सकते हैं, इमेज भी बहुत बढ़िया दिखता है, मैं शो करती हूँ आपको। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम और photosynthesis described। चलिए हो गया ये, इसका एक एक्शन स्पेक्ट्रम है, उसको देख लीजिए इसके साथ लिख लीजिए इसको। अब यहाँ क्या है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या है जो स्पेशल है वो मैं पहले आपको समझाती हूँ। इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे क्या है, वो तो आपको शो हो ही रहा है यहाँ पे कि वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में वो आपको मेंशन किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है और सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि ये दो पीक क्या शो कर रहे हैं। तो ये दो पीक बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा कब हो रहा है, तो एक आपको यहाँ पीक नजर आ रहा है और दूसरा आपको पीक जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है उसका एक्शन स्पेक्ट्रम जो है इसको बोला जाता है, जहाँ पे ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अपना काम ये परफॉर्म करते हैं। तभी मैं बार बार आपको एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो भी आपको छोटी छोटी बातें लग रही है, ये आगे जाके आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसका कंप्लीट बेस बनाने का काम करेगा। उसको आगे जाके जो बेस अगर अच्छा हो जाएगा तो आगे चैप्टर जो है बहुत स्मूथली आपको समझ आएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को क्लियर है, ये बात समझ आ रही है, ग्राफ समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. और जितने नेम्स हैं उसमें तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये नेम जैसे यहाँ पे हमने एंगलमैन का नाम सीखा है, इसके पहले इंगेनहॉज है, प्रिस्ले है, सबका नेम जो है वो आपको याद होना चाहिए। याद कैसे होगा, फेनोमेना के साथ जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ एंगलमैन का नाम याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि हाँ उन्होंने क्या किया था, प्रिज्म का व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। बहुत सारे की टर्म्स और कीवर्ड्स ऐसे हैं जिससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली याद आने लगती है बच्चों को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर है? Yes, ma'am. मैम अब क्या है, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं थी, बट हाँ इतना जरूर है। अच्छा याद है जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी तो बार बार रिपीट करके मैंने आपको एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला याद कराया था, आपको याद है? जनरल फॉर्मूला का हाँ क्या मैम। मतलब होता है? जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब होता है?
मैम कार्बन के एक साइड में अमाइनो ग्रुप, एक साइड में कार्बोक्सिलिक नहीं ग्रुप, नहीं एक वो साइड में ठीक है, नहीं हाइड्रोजन। समझे आप मेरे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे। मेरा यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप जनरल फॉर्मूला का मतलब समझते क्या है। जैसे आपको कोई बोलता है भाई आप इस प्रॉपर ग्रुप का क्या कीजिए, जनरल फॉर्मूला लिखिए, तो जनरल फॉर्मूला का आप क्या मतलब समझते हैं, ये पूछ रही हूँ। जनरल फॉर्मूला का मतलब है जैसे केमिस्ट्री में जनरल फॉर्मूला आप लिखते हैं, तो एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आप एक पूरी सीरीज बना लेते, नहीं बना लेते, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नहीं बना लेते, यस मैम। समझे? तो ये हाँ मैम। मतलब है जनरल। हाँ, अब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो एक्चुअली क्या है, मैं यही बात आपको बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये कट रहा था तो इसको हटा दिया मैंने यहाँ से। यहाँ पे मैं वही बात आपको बताना चाह रही हूँ, सिखाना चाह रही हूँ। है तो ये एक जीरो लेवल की बात, बट अगर इसको समझा जाए, कई बार बच्चे क्या होता है, किताब लेके मेरे पास ना यही उठा के लाते, कहते मैम यहाँ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। फिर मैं बच्चों को समझाती कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, आप ही की किताब का है, लिख के रहे आप बोलेंगे यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो खैर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी ठीक है। इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और फिर ऑक्सीजन बनता है। तो बच्चे किस पार्ट के लिए इसको एज अ डाउट उठा के लाते हैं, इस पार्ट के लिए लाते हैं। ये जो CH2O लिखा है ना, इसके लिए लेके आते हैं। बट आप ये देखना भूल जाते हैं यहाँ पे, वेयर CH2O रिप्रेजेंटेड अ कार्बोहाइड्रेट। अब एक मजे की बात देखिए, यहाँ पे 6 बिठाइए, क्या बन जाएगा, से 6H12O6 बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बात बोली जा रही है कि एज फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और 6 कार्बन कंपाउंड और 6 कार्बन शुगर। तो ये जो CH2O एक्चुअली ये आपको यहाँ पे जो शो किया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ या एम्पिरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्या है ये? एम्पिरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जहाँ पे साफ साफ आपको कौन सी बात दिखाई दे रही है और कौन सी बात समझाई जा रही है। यानी यहाँ पे फोकस हम किस चीज के ऊपर है कि हाँ भाई, जो यहाँ से इवॉल्व गैस जो है वो ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है यहाँ पे इवॉल्व? ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Yes, ma'am. Clear. चलिए, तो इसको आप समझेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कैसे लिखा गया है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। Representation of empirical equation of photosynthesis. इसको नोट कर लेंगे एज इट इज जैसे है। चलिए फटाफट कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, आंसर मेंशन नहीं करूंगी, बट मैं बताती चल रही हूँ साथ के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को क्लियर है? मैम रुक जाइए, लिखा नहीं है अभी तक। हाँ लिख लीजिए।
Yes, ma'am. Done. चलो, पिछली क्लास में मैंने दिया नहीं था असाइनमेंट क्वेश्चन, आज की क्लास में दे रही हूँ। चलिए थोड़े स्पीड के साथ लिखेंगे। रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सिंथेसिस, पता है सारे बच्चों को, है ना? सेकंड क्वेश्चन है, who used hydrophytic plants? मैम फर्स्ट वाले का क्या इम्पिरिकल इक्वेशन है? नहीं, इम्पेरिकल नहीं, कंप्लीट इक्वेशन जो है भाई, जब तक इम्पेरिकल ना बोला Okay, जाए ma'am. आपसे, आप नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज CO2 प्लस H2O, एरो देंगे, Gives like बिकम्स glucose हाँ, plus okay. C6H12O6 प्लस O2। Who used hydrophytic plants? So, experiments to show of oxygen during photosynthesis। क्या लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे इसमें? हाइड्रोफिटिक प्लांट का यूज किन्होंने किया? इंगेन हॉस का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? Indian horse. हाँ, और लिखिए एक्सप्लेन डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ, आसान सा है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट लिखिए which highest क्या लिखेंगे? हाईएस्ट वेवलेंथ किसके पास है? रेड कलर के पास। Red. हाँ, which of cell is responsible for trapping of solar energy। क्या लिखेंगे? क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे, ठीक है? ये 5 क्वेश्चंस कीजिए। आज की क्लास तो इतने में कवर हो जाएगी, और जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी क्वेश्चन, क्योंकि इसको करने में, डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है? आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. चलिए।